मैंने कहा सर मेरे को तो कल ऐसे बुलाया था, थराली बुलाया था। उसके बाद कर्णप्रयाग गए, कर्णप्रयाग से यहाँ आए थराली से उन्होंने कहा कि घर चले जाओ, घर 2 दिन रहना है, वहाँ से अपना कपड़े लाना है, 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे थराली पहुँच जाना। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप परसवां। आपदा तो आपदा होती है, आपदा किसी को बताकर नहीं आती है। आपदा अपना देखती है, न पराया, और ना ही पक्ष या विपक्ष। जो उसकी चपेट में आता है वह बर्बाद हो जाता है। दैवीय आपदा की मार झेल रहे कई लोग अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। ना ही रहने के लिए घर की छत बची है और ना ही कुछ और। लेकिन ऐसे में भी यदि आप और हम या फिर जिम्मेदार इन आपदा पीड़ितों को अलग अलग चश्मे से देखने लगे तो सवाल उठने लाजमी हैं। हाँ, सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि न्याय सबके लिए चाहिए। आपदा पीड़ित चाहे कोई भी हो, सिस्टम को सभी की सुध लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक मामला जो सामने आ रहा है, उससे सिस्टम और सिस्टम की मंशा पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आपदा प्रभावित थराली के सगवाड़ा गांव के निवासी नरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि प्रशासन ने उनके साथ भेदभाव किया है। ये भेदभाव आखिर किस लिए किया गया, ये तो प्रशासन ही जानता है या फिर आपदा पीड़ित नरेंद्र सिंह बिष्ट। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि सगवाड़ा गांव के निवासी नरेंद्र सिंह बिष्ट इस पूरे क्षेत्र में आपदा से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। यूं कहा जा सकता है कि थराली विकास खंड में सबसे अधिक प्रभावित व्यक्ति आपदा से यदि कोई है तो वह है नरेंद्र सिंह बिष्ट। क्योंकि 22 अगस्त की रात को बादल फटने और भूस्खलन के बाद जो गांव में सैलाब आया था, उसमें इन्होंने न सिर्फ अपना घर मकान तबाह होते हुए देखा, बल्कि अपनी 20 साल की बेटी कविता को भी हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आपदा का यही दर्द आपदा पीड़ित नरेंद्र सिंह बिष्ट जब 11 सितंबर को देहरादून पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रखना चाहते थे, तो ऐन वक्त पर सूची से उनका नाम ही काट दिया गया। आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये तो जांच का विषय है। जाहिर सी बात है कि इस पर जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि मामला गंभीर है, संवेदनशील है और इससे ज़्यादा मानवता से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि सरकार और शासन प्रशासन इस गंभीर मामले पर तत्परता से संवेदनशीलता जरूर दिखाएंगे। पर इससे पहले आप भी सुने आपदा पीड़ित नरेंद्र सिंह बिष्ट की पीड़ा, जो उनके साथ हुआ, सब उन्हीं की जुबानी। सर इन्होंने मेरे को 9 तारीख को नीचे तहसील में बुलाया, 11 बजे करीब मैं तहसील में पहुंचा। उसके बाद एसडीएम पटवारी ने बोला कि आपको 10 तारीख को देहरादून जाना है, 11 तारीख पीएम साहब आ रहे हैं। तो एसडीएम और पटवारी ने हमारा नाम लिखा, तो उन्होंने कहा कि आप कर्णप्रयाग जाना है, कर्णप्रयाग एसडीएम साहब तुम्हारी ब्रीफिंग करेंगे। तो वहाँ पे भी एसडीएम साहब ने हमारी वो की ब्रीफिंग की, पूछा हमको कि आपने वहाँ जाना है, देहरादून जाना है 10 तारीख को, वहाँ पे पीएम साहब आ रहे हैं और पीएम साहब से मिलना है आपने। पीएम साहब आपसे मिलेंगे, आपकी पीड़ा को सुनेंगे, आपने पीएम साहब के पास जो आपकी वो हो रही है वो बातचीत करनी है आपने। उसके बाद हम 4:45 बजे हम थराली पहुँच गए और यहाँ पे तहसीलदार ना एसडीएम साहब और पटवारी जी ने ये बोला कि पीएम साहब तुमसे पूछेंगे कि आपको राशन या बिजली या पानी या रोड सब लगी है कि सब डोर टू डोर हो रहा है। मैंने वहाँ पे यही बोला था कि सर हमारी रोड पे कुराल पार्थे वाले रोड पे तो अब तक मशीन ही नहीं लगी है, 22 दिन हो गए, यही बात बोली थी। उसके बाद 5 बजे हम थराली आए। थराली से इन्होंने कहा कि आप घर चले जाओ, कल सुबह आना, आप अपने कपड़े लेके आना है। और सुबह में तैयार हो गया तो मैंने अपने साथियों को फ़ोन किया। साथियों मैंने कहा यार कहाँ पर आना, उन्होंने कहा पटवारी जी का फ़ोन नहीं आया। मैंने कहा पटवारी जी का फ़ोन तो नहीं आया। मैंने कहा क्यों। और उसके बाद पटवारी जी को फ़ोन किया मैंने। पटवारी जी ने कहा कि
पटवारी कौन है, नाम? पटवारी ये रोबिट सिद्धी बोले। उन्होंने कहा कि पटवारी जी ने कहा आपको नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों? बोला आपका नाम कट गया, आपकी जगह पे दूसरे आदमी चले गए। फिर मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, एक बार किया, 2 बार किया, नहीं उठाया, तीसरी बार किया, उन्होंने काट दिया, फिर चौथी बार किया, उन्होंने काट दिया। फिर मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मेरे को तो कल ऐसे बुलाया था, थराली बुलाया था। उसके बाद कर्णप्रयाग गए, कर्णप्रयाग से यहाँ आए थराली से उन्होंने कहा कि घर चले जाओ, घर 2 दिन रहना है, वहाँ से अपना कपड़े कुपड़े लाना है, 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे थराली पहुँच जाना। अब थराली पहुँच जाने के उसके बाद सुबह मैंने अपने साथियों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा पटवारी जी को फ़ोन कर लें। सर क्यों हुआ? मैं इसलिए हुआ होगा, या तो मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ, या इसलिए ये हुआ होगा। अब इन्होंने कहा कि किसी को तो इन्होंने 2-2 चेक दे दिए, बाप को अलग दिए, बेटों को अलग दिया। और हमारी बारी आई तो हाँ हमको एक बोला कि परिवार रजिस्टर लाओ, खाता नहीं लाओ, बिजली का बिल लाओ। फिर हम नीचे ले गए, फिर 11,000 भाई को 11,000 का चेक पकड़ा रहे हैं। तो उनका हिस्सा था, दोनों भाई का, तीनों भाई का हिस्सा था। ये बीच वाले भाई की मकान है, यहाँ रहने लायक है। तो पटवारी जी बोल रहे हैं कि यहाँ रह सकते हैं, यहाँ रहने वाले। बगल में हमारे बड़े भाई ताऊ जी की, वो इनका ये भी खत्म वो हो गया, बर्बाद हो गया। इतना मलबा से इनका वो भी हो गया। 22 तारीख के बाद जो सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, इनमें कितना काम हुआ? सड़क में तो जीरो है सर, हमारी रोड पे तो जीरो है। बिजली और पानी तो हम ला ही रहे हैं, पैतृक स्रोत है हमारा, कम से कम 300 मीटर दूर से ला रहे हैं हम पानी, अभी भी वहीं से ला रहे हैं हम अपने संसाधन? हाँ, अपने संसाधनों से ला रहे हैं। पानी का भी अभी, पानी तो यहीं पैतृक स्रोत है हमारा, कम से कम 250-300 मीटर ला रहे हैं। बिजली भी है, पर रोड में अभी आज तक 25-26 दिन हो गए, 1 किलोमीटर भी नहीं पहुँची हमारी रोड में बहुत ढिलाई है। राशन का कैसे कर रहे हैं आप? राशन का सर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, 5-5 किलो ला रहे हैं। ज़्यादा कौन लाएगा? 8-9 किलोमीटर, 17 किलोमीटर की रोड हमारी, कौन जाएगा? ये इतना पैदल का मार्ग है, रास्ता आप लोगों ने देख लिया होगा। बहुत यहाँ का तो दुर्भाग्य है सर, यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ का स्थानीय विधायक भी नहीं आया यहाँ। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे वरिष्ठ साथी और उत्तराखंड के सीनियर जर्नलिस्ट संदीप गुसाई जी का आभार, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से ये वीडियो फुटेज आप तक मैं पहुंचा पा रहा हूं। नमस्कार।